नमस्कार, गोवन वार्ता लाईव्हच्या टू द पॉइंट कार्यक्रमात मी किशोर नाईक गावकर आपलं स्वागत करतो। आज एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरती आम्ही चर्चा करणार आहोत। टाइम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ सर्व्हिसेस, व्हाय सो डिले। कालबद्ध पब्लिक सर्व्हिसेस हा कायदा संमत होऊनही हा कायदा अजूनही कार्यान्वित का होत नाही, हा कायदा पूर्णपणे 100% कार्यान्वित का केला जात नाही, या विषयावरती आम्ही ही चर्चा करणार आहोत। आणि या चर्चेसाठी आमच्या सोबत आहेत निवृत्त जिल्हाधिकारी एन.डी. अग्रवाल सर। सर, आपका स्वागत है गोवन वार्ता लाइव के इस कार्यक्रम में। एन.डी. अग्रवाल यांचं नाव मला वाटतं सर्वांनाच परिचित आहे। एक सिनियर ब्युरोक्रॅट, जिल्हाधिकारी म्हणून गोवा प्रशासकीय सेवेतून ते निवृत्त झाले, परंतु त्यांच्या संपूर्ण प्रशासकीय कार्यकाळात त्यांनी ज्या पद्धतीनं ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स, सिम्प्लिफिकेशन ऑफ सर्व्हिसेस या विषयावरती ज्या पद्धतीनं त्यांनी काम केलं, त्याची वाखाणणी अजूनही सुरू आहे। आणि त्याचमुळे निवृत्त होऊनही अनेक महत्त्वाच्या रिफॉर्मल किंवा सिम्प्लिफिकेशनच्या प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करून घेतलं जातं। 1986 मध्ये ते गोवा प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले आणि 2013 डिसेंबरमध्ये ते निवृत्त झाले। सरकार तुमच्या दारी, प्रशासन तुमच्या दारी हे उपक्रम खूप जणांना वाटतं की हे या नव्यानेच सुरू झाले, परंतु प्रशासन तुमच्या दारी हा उपक्रम पहिल्यांदा एन.डी. अग्रवाल सरांनी राबवला जेव्हा ते दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी होते। आणि तो उपक्रम एवढा यशस्वी ठरला की तशा पद्धतीचा उपक्रम हा राज्यभर राबवण्यासंबंधीचा विचार हा सरकारी पातळीवरती तेव्हा सुरू झाला। एन.डी. अग्रवाल सरांनी निवृत्तीनंतर आपलं काम सुरूच ठेवलं। जवळजवळ 7 ते 8 वेगवेगळ्या कायद्यासंबंधीची पुस्तकं त्यांनी प्रकाशित केलेली आहे। गोवा कायदो असं म्हणून त्यांनी ऑनलाईन पोर्टल एक सर्व्हिसेस सुरू केले आहे, ज्या पोर्टलवर सगळ्या पद्धतीचे गोवा विधानसभेत संमत झालेले कायदे, रूल्स, ॲक्ट्स याची इत्थंभूत माहिती ही आपल्याला त्या पोर्टलवरती मिळू शकते। आणि अमेंडमेंट म्हणजे दुरुस्तीसह अशा पद्धतीचं मोठं काम हे अग्रवाल सरांनी केलेलं आहे। प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, खरं म्हणजे गोव्याच्या बाबतीत प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी या खात्याचं काम खूप मोठं आहे, कारण पोर्तुगीज काळापासून जे नोटिफिकेशन, जे दस्तऐवज, जे गॅझेट ज्यांचं संवर्धन या खात्यातर्फे केलं जातं, त्याचं पूर्ण डिजिटलायझेशन करून आज आपण प्रिंटिंग अँड स्टेशनरीच्या वेबसाईटवरती जर गेलात तर आपल्याला सगळी माहिती मिळते। हे सगळं काम एन.डी. अग्रवाल सरांनी केलेलं आहे। वेगवेगळ्या पातळीवरती प्रशासकीय सेवेत त्यांच्या कामाची दखल आजही घेतली जाते। विशेष करून डिसेबिलिटीज म्हणजे विशेष लोकांसाठी ज्या प्रशासकीय पद्धतीवरती ज्या सुलभ सेवा मिळणं गरजेचं आहे, त्यांच्यासाठी जी सुलभ परिस्थिती निर्माण करण्याच्या संदर्भात ज्या गोष्टी आहेत त्याही सरांनी राबवलेल्या होत्या। आणि त्यामुळेच दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला डिसेबिलिटीज यांना अत्यंत योग्य पद्धतीची सुलभ सेवा प्राप्त झाल्याची दखल केंद्र सरकारने घेऊन त्यांचा सन्मानही केला होता। अशा पद्धतीचं मोठं योगदान हे एन.डी. अग्रवाल सरांच्या नावावरती आहे। आता केवळ अग्रवाल हे नाव घेऊन जर आपण अरे हे तर भायले, हो भायलो असं म्हणून जर वागत असणार तर ती आमची घोड चूक ठरणार आहे। गोवा मुक्तीत जसं राम मनोहर लोहिया यांचं योगदान आहे, तशाच पद्धतीनं गोवा प्रशासनात एन.डी. अग्रवाल सरांचं योगदान आहे आणि ते आपल्याला अजिबात नाकारता येणार नाही। आजच्या या विषयासाठी एन.डी. अग्रवाल सरांना का बोलावलं त्यालाही एक महत्त्व आहे, त्यालाही एक अर्थ आहे। कारण हा जो द गोवा राईट टू सिटीजन्स टू टाइम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ पब्लिक सर्व्हिसेस ॲक्ट 2013 हा जो कायदा आहे तो गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर हे जेव्हा मुख्यमंत्री झाले 2012 मध्ये, त्यांनी हा कायदा तयार करण्याचं काम हे सरांना दिलं आणि सरांनी हे शिवधनुष्य पेललं आणि हा कायदा तयार केला। आता हा कायदा काय आहे तर सर्वसामान्य लोकांना कालबद्ध पद्धतीनं म्हणजे ठराविक कालमर्यादेत सगळ्या पद्धतीच्या सेवा हा सरकारी प्रशासकीय पातळीवरती मिळणं
हे नागरिक म्हणून आमचा प्रत्येकाचा अधिकार आहे आणि त्या संबंधीचा हा कायदा तयार केला गेला आहे. त्या कायद्यासंबंधीची माहिती आम्ही सरांकडून जाणून घेणार आहोत. त्याचबरोबर आता 9 वर्षानंतर बाबा या कायद्याचं स्टेटस काय आहे. मागच्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी आपला अर्थसंकल्प सादर केला आणि या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांनी ग्वाही दिलेली आहे की हा जो कायदा आहे तो 100% इम्प्लिमेंट केला जाईल. 100% लोकांना ह्या सगळ्या सेवा कालबद्ध पद्धतीने देण्यात येणार आहेत. सर, इस लॉ के बारे में, ये जो एक्ट है जो आपने 2013 में तैयार किया, इट वाज एन एक्सटेंसिव वर्क बिकॉज ये एक्ट है, उस एक्ट में गोवा के जो भी डिपार्टमेंट्स है उन डिपार्टमेंट में जो पब्लिक सर्विसेज है उनका इन्वॉल्वमेंट आपने इस एक्ट में किया. ये एक्ट बनाना चाहिए, ये आइडिया मनोहर पर्रिकर जी के दिमाग में कैसे आई और उन्होंने ये एक्ट बनाने के लिए आपको क्यों चुना? किशोर जी, सबसे पहले 2010 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस तरह का एक एक्ट पास किया था. प्रशासन में सुधार की चिंता सभी राज्यों को रही है. जब गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बार सभी चीफ सेक्रेटरीज की, चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई और उन्होंने एक आइडिया फ्लोट किया कि पब्लिक को हर एक डिपार्टमेंट को बताना चाहिए कि हम क्या सर्विस देते हैं और कितने दिन में देते हैं. तो उस समय कंसेप्ट स्टार्ट हुआ सिटीजन चार्टर का. लेकिन वो सिटीजन चार्टर क्या हुआ, जैसे हम एक ऑर्नामेंट्स पहनते हैं शरीर पर, वो बन के रह गया. सभी डिपार्टमेंट ने सिटीजन चार्टर बनाया, लेकिन उस सिटीजन चार्टर में दांत नहीं थे. पब्लिक उस सिटीजन चार्टर से यदि कोई ऑफिस डिलीवरी नहीं कर रहा है तो सिटीजन उसके ऊपर से कोई एक्शन नहीं ले सकता. जब आरटीआई एक्ट आया और आरटीआई एक्ट में एक कड़ापन आया कि यदि ऑफिसर ने डिलीवरी नहीं की तो उस पर पेनल्टी लगेगी, और आरटीआई एक्ट सक्सेस हुआ, तो उस थॉट को लेकर मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने एक आइडिया फ्लोट किया. अपने पॉलिटिकल आकाओं को बताया कि हम इस तरह का एक्ट लेके आए और जब तक सिविल सर्वेंट के ऊपर पेनल्टी का हम कोई शस्त्र यूज नहीं करेंगे, सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. सो वो 2010 में जब एक्ट आया, इसको पूरे भारत में एप्रिशिएट किया गया. मैं भी उस एक्ट के क्रॉस में आया. तो जब आदरणीय पर्रिकर साहब की सरकार बनी तो उस एक्ट की कॉपी में उनके पास लेके पहुंचा कि सर इस तरह का एक्ट हुआ है, हम यदि सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपका आशीर्वाद यदि इसमें मिलेगा, सरकार की इच्छा शक्ति होगी. तो उन्होंने, मुझे याद है 2012 में बोला कि अगर मेरे को थोड़ा सा टाइम दो स्टडी करने का, अपन इस तरह का एक्ट को पास करेंगे. 2013 में वो एक्ट पास हुआ. एक्ट में कुछ कमी रह गई है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, लेकिन एक्ट पास हुआ. जैसे मध्य प्रदेश में भी काफ़ी एक्ट पास होने के बाद उसको सुधार काफ़ी किया है. सो 2013 में एक्ट पास हुआ, 2014 में उसको लागू किया. उसमें सर्टेन सेक्शन हैं जिसमें जो ऑफिस में काम करने वाला स्टाफ है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है. ब्यूरोक्रेसी नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो सब होते हैं. जो फील्ड में काम कर रहा है वो भी ब्यूरोक्रेट्स है. टेबल पे बैठ के काम कर रहा है वो भी ब्यूरोक्रेट्स है. तो जब एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो देयर वाज अ स्लाइट अपोजिशन. एक्ट तो पास हो, एक्ट पास करने तक तो हर एक ऑफिस में बैठे लोगों का से नहीं था. जब एक्ट हाथ में आ गया तो उनको लगा कि ये तो हमारे ऊपर जो है बहुत बड़ा वज्रपात हो रहा है. तो उसका थोड़ा अपोजिशन था. तो इमीडिएट एक्ट को लागू करना था. तो कुछ सेक्शन 17 से 23 तक 17 to 23 को छोड़ करके बाकी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया. इसमें कम से कम जो ऑफिस में बैठा जो स्टाफ है, सेक्रेटरीज हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिला, ब्रीथिंग टाइम मिल गया उनके अंदर. 2013 में मेरे रिटायरमेंट के बाद
आदरणीय पर्रिकर साहब ने मुझे बोला कि अग्रवाल एक्ट तो अपन ने पास किया, लागू भी किया, सर्विसेज आइडेंटिफाइड करना है, इतना बड़ा गोवा है और कौन सी सर्विसेज को कितना टाइम देना है ये हमको आइडेंटिफाई करके इनको नोटिफाइड करना है। तो एक कमेटी बनाई थी, कमेटी फॉर सिंप्लीफिकेशन फॉर गवर्नमेंट प्रोसीजर्स। तो एक बहुत 1.5 साल की लंबी एक्सरसाइज के बाद मैं था, मैथ्यू सैन्याल हमारे सेक्रेटरी थे, हर एक डिपार्टमेंट के एचओडीज को 1 to 1 बैठाल करके, उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को 1 to 1 बैठाल करके हमने सर्विसेज आइडेंटिफाइड करी और उन्होंने कहा उतना ही टाइम हमने उसमें रखा है। हमने ये नहीं कहा कि यदि डिपार्टमेंट ने कहा कि साहब 10 दिन के अंदर डिलीवरी हो सकती है तो हमने 10 लिखा है, हमने उसको नो नहीं किया। ऐसा करके करीब 515 सर्विसेज हमने आइडेंटिफाई करी, 515 ऑफ 49 डिपार्टमेंट। ओके। और ये हमने 2015 के दिसंबर में, 16 के दिसंबर में हमने उसको नोटिफाइड कर दी। सर्विसेज तो नोटिफाइड हो गई। अब एक्ट को हम 2 पार्ट में यदि हम बांटते हैं, एक तो हो गया इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, दूसरा हो गया सिटीजन अवेयरनेस पार्ट। हम जो लेकिंग बिहाइंड हैं आज सिटीजन अवेयरनेस में। इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं कर्नाटका भी गया था देखने के लिए, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी इम्प्लीमेंट किया है। मध्य प्रदेश जो इसका बैनर है उस पर भी गया था। मध्य प्रदेश में तो वहाँ एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल होने का कारण है कि वहाँ मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग है। हमने भी प्रोविजन किया है कि हम इसका टाइमली मॉनिटरिंग करेंगे, रेगुलरली इंटरवल से मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन हम उसका मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे। वहाँ पर कलेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो मंथली रिव्यू करता है। डिप्टी कलेक्टर मंथली रिव्यू करता है अपने सब डिवीजन का, कितनी सर्विसेज हमने डिलीवर करी हैं, कितनी एप्लीकेशन आई, कितनी डिलीवर हुई और कितनी डिलीवर क्यों नहीं हुई। शुरू में मध्य प्रदेश में भी प्रॉब्लम थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है, एक कॉमन मैन के हिसाब से हम सोचते हैं। सपोज करो आपका एक मामलेदार ऑफिस में कोई काम है और आपको सर्विस 5 दिन में मिलना चाहिए, 5 दिन में आपको सर्विस डिलीवर नहीं हुई, आपको राइट दिया है कि आप अपील कर सकते हो, लेकिन कोई भी कॉमन मैन इमीडिएटली मामलेदार से दुश्मनी लेना नहीं चाहेगा। उसको मालूम है कि इस काम में मैंने अपील करी, मेरे को कुछ कॉम्पेंसेशन मिल गया तो कल दूसरे काम में मामलेदार मुझे परेशान करेगा। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रोविजन क्या किया, उन्होंने मंथली रिपोर्ट मंगाना शुरू करी और उस मंथली रिपोर्ट को ही उन्होंने अपील कंसीडर किया। ओके, सो मोटो उन्होंने कहा सिटीजन को कंप्लेन की जरूरत नहीं, हमको अपील की। यदि आपने 5 दिन में आपको डिलीवर करना था, आपने 6 दिन में डिलीवर करिए, तो 6 दिन में डिलीवर क्यों करिए, जो नेक्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो उसको रिव्यू करती है। तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है अब उसको देखना पड़ता है कि मेरी अपील में, वहाँ पर डिजिटल सिस्टम है, मॉर्निंग में रोजाना सवेरे डेजिग्नेटेड ऑफिसर को मैसेज आता है, आज आपके पास 5 एप्लीकेशन है जिनको आज डिस्पोज करना है। उसके मोबाइल पर डेली मैसेज आता है, इतनी सर्विसेज इतने दिन ओवरड्यू हो गई हैं। तो वो जो है, जो सिस्टम शुरू किया है वहाँ पर एक और नेक्स्ट सिस्टम शुरू किया है, शिवराज सिंह साहब ने अच्छा किया है, सेम हेल्पलाइन शुरू किया है। ओके, आपकी सर्विस डिलीवर नहीं हुई, आप अपील मत करो, हमारे इसमें सिस्टम है अपील फाइल करने का, अपील फाइल मत करो, आप तो इस नंबर के ऊपर सीधा कॉल करो, ये मेरा इनबर्ड नंबर है, मेरे को अभी तक सर्विस नहीं मिली, दिस इज योर अपील। और वो अपील 7 दिन के अंदर यदि अपीलेट ऑफिसर ने डिस्पोज नहीं करी तो 14 दिन के बाद सेकंड ऑफिसर के पास ऑटोमेटिकली चली जाती है। 21 दिन के बाद वो बात गवर्नमेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट होती है, गवर्नमेंट वहां से डायरेक्टली मॉनिटर करती है। तो जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, जो हमने अपने रूल्स में रखा है कि हम मॉनिटरिंग करेंगे, हम मॉनिटरिंग में अभी थोड़ा लीकिंग बिहाइंड है। हम अपने ऑफिसर्स को बराबर टाइमली ट्रेनिंग दे रहे,
लेकिन पब्लिक को, जिनको उसको सर्विसेज लेना है, उसको हम नहीं ले पा रहे। सर 2013 में जब ये लॉ पास हुआ असेंबली में, तब गोवा कितनेवें स्थान पे था ये टाइम बाउंड पब्लिक सर्विसेज लॉ पास करने वाली स्टेट? 13वां नंबर था। 13वां नंबर। हाँ। यानी गोवा के पहले 12 राज्यों में ये लॉ ऑलरेडी पास हो चुका है। हाँ। और एग्जिस्टिंग है, वहां पे सर्विसेज मिल रही है। नाउ 49 डिपार्टमेंट्स के 500 एंड प्लस सर्विसेज इस लॉ के अंतर्गत नोटिफाइड हुए हैं। हाँ। और ये सर्विसेज लोगों को टाइम बाउंड मिलने चाहिए। नाउ इस लॉ के तरह कितने सर्विसेज अभी लोगों को मिलने के लिए नोटिफाइड हुए हैं और कितने सर्विसेज अभी तक नोटिफाइड होने बाकी हैं? देखिए, इस लॉ में दो प्रोविजन, एक तो मैंने बोला 515 सर्विसेज ऑलरेडी नोटिफाइड हो गए। इस लॉ में एक ऐसा प्रोविजन है कि यदि कोई सर्विस नोटिफाइड नहीं हुई है और उस पर्टिकुलर एक्ट में जिसमें वो सर्विस दी जाती है उसमें भी कोई टाइम लिमिट दिया नहीं है, तो हमको 21 दिन के अंदर सर्विस डिलीवर करना है। ओके। हाँ। तो जनरल डेज हैव बीन नोटिफाइड 21 डेज। कोई भी काम हो, whether it has been notified or not notified, it has to be delivered in 21 days. If it is notified, then time is given. Yes. If it's not notified, the 21 days time has been fixed. Okay. So it means indirectly all services has been covered. इसके अंदर दो तरह के प्रोविजन है जो अभी फील्ड सर्विसेज जो नोटिफाइड हुई है कि यदि सर्विस 3 कंडीशंस में हम जो है अपील कर सकते हैं, जिसे हम 3D बोलते हैं। पहला है कि सर्विसेज देने में देरी हो गई। एक एग्जांपल देता हूं, आपने अप्लाई किया रेसिडेंट सर्टिफिकेट के लिए। रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको 3 दिन में मिलना चाहिए, लेकिन आपको 3 दिन में ना मिलते हुए उसने 5 दिन में दिया, मिल गया आपको, लेकिन 2 दिन आप सफर कर गए। यू हैव राइट टू फाइल द अपील और यू आर राइट टू क्लेम कंपेंसेशन अगेंस्ट द ऑफिसर हु डिले द सर्विस। हो सकता है उस 3 दिन के अंदर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो टाइम लिमिट निकल जाए, यू माइट बी लूजर। दूसरा डी है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मीन्स क्या है? आपने अप्लाई किया 15 साल के रेजिडेंट सर्टिफिकेट के लिए। कानून के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति गोवा के किसी भी तालुके में रहता है तो लास्ट तालुके में जहाँ रहता है वहाँ का मामलेदार को उसको पूरा कैलकुलेट करके उसको सर्टिफिकेट देना चाहिए। उसने मामलेदार ने कहा नहीं, मेरे एरिया में तुम 10 साल रहते हो, मैं तो 10 साल का सर्टिफिकेट देता हूँ। उसने दिया सर्टिफिकेट, लेकिन वो डिफिशिएंट है, तो इस स्थिति में भी आप अपील फाइल कर सकते हो। सर यहाँ पे थोड़ा मैं आपको इंटरवीन करता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने सर यहाँ पे निकाला है। इट्स अ रूटीन कंप्लेंट्स व्हाट वी रिसीव्ड एज अ जर्नलिस्ट कि गवर्नमेंट प्रोसीजर में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। पेडने के मामलेदार एक तरह से अपना प्रोसीजर करते हैं, कांडकोण के मामलेदार अलग तरह से करते हैं, तिसवाड़ी के मामलेदार अलग तरह से कहते हैं। ये जो प्रोसीजरियल फॉल्ट है, एक गवर्नमेंट का प्रोसीजर यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए ये बातें हैं, इनकम सर्टिफिकेट के लिए ये बातें हैं। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे सर उपस्थित किया है कि आपको अगर नाउ आई एम इन गोवन, मैं गोवा में ही जन्मा हूँ, मेरी फैमिली गोवा में है, लेकिन मेरा गांव पेडने में है, मैं रहता हूँ तिसवाड़ी में। इफ आई अप्लाई फॉर अ रेजिडेंस सर्टिफिकेट टू तिसवाड़ी मामलेदार, व्हाट तिसवाड़ी मामलेदार सेज कि आप पेंजिम में कितने बरस से रहते हैं? 10 बरस से रहते हैं, सो मैं आपको पेंजिम का ही दे सकता हूँ, मैं आपको 15। ये गलत है, लेकिन सर इस क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। इस गलती की वजह से बहुत ही लोगों को पश्चाताप करना पड़ रहा है, क्योंकि they need and that 15 years certificate for a particular work and they have to run here and there for that। वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन की जानकारी का अभाव के कारण जो ऑफिसर्स ऐसा करते हैं। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसा नहीं इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर है इसमें। इस एक्ट में हमने एक प्रोविजन और किया है कि आप अपने ऑफिस के बाहर जो नोटिस लगाओगे उसमें आप 3-4 चीजें लिखोगे। पहली चीज,
ये वाली सर्विस इतने दिन में आपको दी जाएगी, जैसे सिटीजन चार्टर है, सिटीजन चार्टर। लेकिन इसमें एक और, इसके साथ जो आपको अप्लाई करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, इसके अलावा आप कोई डॉक्यूमेंट मांग नहीं सकते। Now whether these instructions or this information has been displayed in government offices, I can say few percentage. मैं विजिट करता हूँ, कभी कभी देखता हूँ, few percentage, 100% नहीं है। ये हमारा मॉनिटरिंग होना चाहिए कि ये डिस्प्ले हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने एक्ट बनाया, रूल बनाया, रूल में हमने प्रोविजंस कर दिया, अब वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं हमारे ऑफिसर्स के नहीं कर रहे, ये हमको देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो आप अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे 3 पिलर हमारे डेमोक्रेसी के रहते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव के जो प्रमुख रहते हैं, स्टेट चीफ of administration is chief secretary who has to monitor this thing. You cannot expect legislature will monitor this. हमारा क्या हुआ है कि हम बारीक चीज़ों के लिए हम सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव को टारगेट करते हैं, हमारे एमएलए को टारगेट करते हैं, हमारे मिनिस्टर को टारगेट करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज हम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को नहीं टारगेट करेंगे तो ये चीज़ें नहीं होगी। चीफ मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में कहा है कि वो 100% इम्प्लीमेंटेशन टाइम बाउंड सर्विसेज का करेंगे, लेकिन आज जो परिस्थिति आपने बताई, ये प्रोविजन में सर, व्हाट इज द प्रोविजन मेड इन दिस एक्ट अबाउट अवेयरनेस ऑफ पीपल टू नो व्हिच आर द सर्विसेज दे हैव टू गेट एंड विद इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम? नहीं, देयर इज अ प्रोविजंस, हमारे जो रूल 17 है उसमें बहुत क्लियर है, वी गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग for the citizens or what is say disadvantaged persons, okay, कि आपको कौन सा राइट है, आप क्या क्या सर्विसेज आपको किस तरह से आपको लेना है, ये चीजें जो हमको अवेयरनेस करना है। और यदि अवेयरनेस में यदि हमको नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो कि हमारे जो है, एक और बहुत एक लास्ट हमने एक प्रोविजन किया है सिंपल, सपोज करो आप ज़्यादा कहने लीगली एक्सपर्ट नहीं हो, आपने एक सिंपल कंप्लेंट फाइल करी, गवर्नमेंट को भेज दी कि मैंने इस सर्विसेज के लिए अप्लाई किया था और हमको नहीं मिला, और वो कंप्लेंट यदि हमने अपीलेट अथॉरिटी को भेज दी गवर्नमेंट ने, तो इट कंसीडर टू बी अपील। ये प्रोविजन है इसमें प्रोविजन है। नहीं, एक और चीज सर जी, अभी जो असेंबली सेशन हुआ, उस असेंबली सेशन ने जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं कैप्टन वेहगाश जी, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट को कि 2019 से कितने कंप्लेंट्स रिसीव हुए हैं पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट के पास, और बिकॉज ऑफ टाइमली टाइम बाउंड डिलीवरी सर्विसेज नहीं मिले इसलिए कितने कंप्लेंट्स आए हैं। तो फिगर्स आर रियली शॉकिंग। 1400 कंप्लेंट्स हैव बीन रिसीव्ड बाय पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट for not getting time-bound services, for not getting services. Secondly, they have complained about particular officers, particular staff for delaying services, not giving them that particular service. Or secondly, almost 500 and plus complaints on time-bound violation of time-bound services. इतनी सारी complaints गवर्नमेंट के पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट में आए हैं। इसका अर्थ यह है कि अभी तक लोगों को टाइम बाउंड सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। गवर्नमेंट कितना भी बोले कि हम लोगों को बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों को सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। इवन ये एक्ट पास होके भी एडमिनिस्ट्रेशन में ये परिस्थितियां हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने आपको जैसे बिगनिंग बोला कि हमारे जो सबसे बड़े हम लकुना में हैं पब्लिक अवेयरनेस की कमी। जब मैं मध्य प्रदेश में गया था तो मैंने देखा वहाँ पे हर एक 4 स्क्वायर पे, जिसे हम हिंदी में चौराहा बोलते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, हक से मांगो। हाँ, सरकारी सर्विसेज आपको टाइम पे नहीं मिलती, आप इस नंबर पर फोन करो। ओके। तो जब तक इस तरह का फियर, अब जब ये फियर दिमाग में आ गया, ऑफिसर्स के दिमाग में फियर आ गया। मेरे एक मित्र है कलेक्टर मध्य प्रदेश में, वो कहते हैं साहब कलेक्टर बनना पनिशमेंट हो गया।
मेरे डिस्ट्रिक्ट की यदि एक कंप्लेंट सीएम ऑफिस में पहुंच गई कि पब्लिक डिलीवरी नहीं हुई, सीएम मुझे खा जाएगा। हाँ। तो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वहां पर बहुत एक परफेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है। वो मॉनिटरिंग सिस्टम का कुछ पार्ट एटलीस्ट हम लाए। गोवा वी आर बहुत स्मॉल, मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा स्टेट है। यदि वो झाबुआ की कंप्लेंट और कहेंगे ग्वालियर की कंप्लेंट भोपाल में बैठ करके या सरगुजा की कंप्लेंट भोपाल में बैठ करके वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारा तो छोटे छोटे तालुके हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सर, सेकेंडली, ड्यूरिंग योर टेन्योर एज साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वी हैव फाउंड कि आपने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बातें हैं वो आपने जिस इजी तरह से एडप्ट की वहाँ पे जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उसका तो वी हैव टू अप्रेज इट, बिकॉज यू बीइंग अ ऑफिसर ऑफ दैट ओल्ड जनरेशन, क्योंकि अभी तो नए जनरेशन के नए ऑफिसर आए, वो आईटी में बहुत ही तेज हैं, लेकिन ओल्ड जनरेशन के ऑफिसर होते भी आपने जिस तरह से यह आईटी मॉड्यूल्स को अपनाया और इजी सर्विसेज, इजी इंफॉर्मेशन को आपने जिस तरह से लोगों तक पहुंचाया, उसका वो अप्रेस करना ही चाहिए। सर, जिस तरह से आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट का पूरा चेहरा मोहरा बदल दिया एंड टोटली डिजिटलाइजेशन ऑफ दैट होल डिपार्टमेंट व्हाट वी हैव डन, ये आईटी अभी जो आपने मॉनिटरिंग सिस्टम बताई है, ये मॉनिटरिंग सिस्टम हमको ऑनलाइन करनी चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव मॉनिटरिंग सिस्टम फिजिकली, इट हैज टू बी ऑनलाइन एंड पब्लिक को इजीली वो अवेल करने बाय यूजिंग मोबाइल्स। यस, हाउ बेटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ब्रॉट into this act to have this monitoring system, sir? तो किशोर जी, एक बात तो मैं बहुत क्लियर कर दूं। आप जब मुझे बोल रहे थे कि मैंने प्रिंटिंग प्रेस में या कलेक्टर ऑफिस में आई वाज द जस्ट फेस, काम करने वाली मेरी पूरी टीम थी। नहीं, yes. आप क्रेडिट देते हो जो आपका बड़कपन है, एक्चुअली क्रेडिट उस टीम को जाती है जो मेरे साथ दिन और रात बैठ करके काम कर रही थी। मैं ओल्ड जनरेशन का हूं, लेकिन आइडिया वो नई जनरेशन की टीम मेरे को देती थी। और मैं उसको जो है उनको उनके साथ बढ़ता था कि तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, वो बात। दूसरी बात जो है कि जो इस आईटी टेक्नोलॉजी वाली बात है, एक सॉफ्टवेयर है, एनआईसी के पास भी सॉफ्टवेयर है, अदर स्टेट में भी सॉफ्टवेयर है इसको मॉनिटरिंग करने का। उसको हमको अपने हिसाब से एडॉप्ट करना है, अपने हिसाब से मॉडिफाइड करना है, क्योंकि हमने प्रोविजन किया है एक्ट के अंदर कि जैसे ही एक कॉमन मैन सिटीजन जो एप्लीकेशन किसी ऑफिस में देता है, नेक्स्ट मिनट वो अपने मोबाइल पे उस इनबर्ड नंबर को डाल करके वो एप्लीकेशन किसकी टेबल पर है ये उसको पता होना चाहिए। सेक्शन 9 जो है इस एक्ट का ये बोलता है कि कॉमन मैन हैज टू मॉनिटर द एप्लीकेशन, कि वो एप्लीकेशन इनबर्ड क्लर्क के पास में है या मामलेदार के पास में है या मामलेदार के क्लर्क के पास में है या डिस्पैच क्लर्क के पास में। ऑल दिस इंफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब उस मॉडल को हम अडॉप्ट कर लेंगे और उसमें हम डाटा को टाइम टू टाइम फीड करेंगे। यदि हमने डाटा फीड नहीं किया तो हम नहीं कर सकते। करेक्ट। अभी जैसे भी आप गोवा कायदों का रेफरेंस कर रहे थे, गोवा कायदों आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मेरे साथ जो मेरी टीम बनी है, जो लोग आज गजट में कोई नोटिफिकेशन आया, एग्जांपल के रूप में 2 दिन पहले पंचायती राज एक्ट का अमेंडमेंट अपडेट लागू किया, उन्होंने रात को बैठ करके उसको जो है ऑनलाइन डाल दिया कि दिस एक्ट कम इन द फोर्स। क्या हुआ? नाम आप गोवा कायदों को दो, गोवा कायदों, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट एनडी अग्रवाल हु इज डूइंग इट, इज ए टीम वर्क। यस, द टीम इज सेम, बट इफ एनडी अग्रवाल कैन डू इट, why not these officers can do it? Can do it है। और ऐसा नहीं है, अभी जो है पब्लिक ग्रीवेंसेस के जो डायरेक्टर आई है, मेरी भी 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी। शी इज ए वेरी यंग ऑफिसर, डायनेमिक ऑफिसर। आई होप जो आप जो फिगर बता रहे हो, नेक्स्ट असेंबली सेशन में ये फिगर जो है 0 के आसपास आ जाएगी। हाँ, शी इज वेरी डायनेमिक ऑफिसर एंड होपफुली शी विल। तो क्या होता है कि पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट में कभी कभी आना चाहिए कि रिटायरमेंट के आसपास के ऑफिसर्स आते हैं या कुछ नहीं, एवरीबडी थिंक्स दैट पब्लिक ग्रीवेंसेस इज अ पनिशमेंट पोस्टिंग। नहीं, इट इज नॉट। एक्चुअली क्या है, मध्य प्रदेश के
आई एम बिलोंगिंग इन द मध्य प्रदेश, इसलिए नहीं मध्य प्रदेश में पब्लिक ग्रीवेंसेस का तो पूरा अपना जितना बड़ा अपना सेक्रेटरीट है उतना बड़ा डिपार्टमेंट है। तो पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट कंट्रोल ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वही पोजीशन यहाँ पे भी है। यदि किसी की कंप्लेंट आ गई तो पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट उसको ट्विस्ट करता है उसको, करेक्ट, कि कैसे कंप्लेंट आ गई, व्हाई यू नॉट डिलीवर इन टाइम। तो इसमें जो है प्रोविजन, जो पेनल्टी लगाते हैं ऑफिसर के ऊपर, उस पेनल्टी का 60% अमाउंट व्यक्ति को कंपनसेट होता है। देखो आरटीआई एक्ट में और इस एक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें सपोज करो 2000 रुपये पेनल्टी लगाई मेरे ऊपर, मैंने सर्विस डिलीवर नहीं की, तो उसके अंदर से 1200 रुपये आपके कंप्लेंट में, तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, फुल कंपनसेशन। हाँ, 40% विल रिमेन विद द गवर्नमेंट, लेकिन 60% विल गो टू द कंप्लेंट जिसकी कंप्लेंट थी। तो दिस वाज ए वेरी गुड डिपार्टमेंट। अभी जो हमको इम्पोर्टेंट है एक्चुअली सेक्शन 17 to 23, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब पर्रिकर साहब की तबीयत खराब थी तब भी चर्चाएं होती थी। उन्होंने फाइल पे ऑर्डर किया था कि 1 अप्रैल 2018 से पूरा एक्ट इनफोर्स में आएगा। ओके, आई फॉरगेट टू ब्रिंग इट, मेरे पास आरटीआई में मैंने उसकी कॉपी ली है। जब हमारे सेक्रेटरीट में इस बात का हल्ला मचा कि अब तो ये लागू हो जाए, क्योंकि उसमें क्या है कि फाइल डिले पे 500 पर डे पेनल्टी है डीलिंग एंड के ऊपर। एक फाइल को टाइमली डिले, एनीवे पेनल्टी फेयर के लिए है, क्योंकि पेनल्टी ऐसे इम्पोज नहीं होगी कि किसी यूडीसी ने फाइल पुटअप नहीं करी तो हेड क्लर्क ने पेनल्टी लगा दी या हेड ऑफ ऑफिस ने पेनल्टी का पावर किसको दिया है इस एक्ट में? चीफ सेक्रेटरी को दिया है। तो व्हेन द फाइल गो टू चीफ सेक्रेटरी विल थोरोली विल एग्जामिन कि भी इस आदमी ने बदमाशी की है या नॉर्मल वे में उसका पेनल्टी है। तो उस एक्ट को 1 अप्रैल 2018 से सेक्शन 17 to 23 हमारे इम्प्लीमेंट होने थे। तो बाद में ऑफिसर्स गए और उनसे कहा साहब इसको इम्प्लीमेंट करने के पहले सीएस साहब से एक बार बात तो कर लो। तो सर के हाथ का लिखा हुआ है उसके ऊपर, सीएस में प्लीज डिस्कस टिल दैट माय अबव ऑर्डर बी केप्ट इन अबेयंस। उसके बाद वो फाइल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को पेरूजल के लिए डिपार्टमेंट ने पुटअप ही नहीं करी है। I am not complaining in this interview, but this is a factual position why the section 17 to 23 not in force. जिस दिन ये सेक्शन फोर्स में आ गए उस दिन मैं कहता हूँ सिस्टम बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। नहीं, एग्जैक्टली इसका मतलब ये सर जो इंफॉर्मेशन आपने अभी दी कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट ब्यूरोक्रेसी के अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा क्लियर कर रही है, because bureaucracy plays a very important role in administration and in public service. bureaucracy के कुछ ऑफिसर इस एक्ट के वजह से they may come in problem because if they don't deliver there is a provision of fine, there is a provision of penalty in this act. वो अपना पोजीशन छुपाने के लिए लेजिस्लेचर की मदद से ये डिले कर रहे हैं, ऐसा अभी इसमें दिखाई दे रहा है। अभी पब्लिक इज इंपॉर्टेंट और ब्यूरोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट, ये डिसीजन लेजिस्लेचर को लेना है, हमारी सरकार को लेना है। चीफ मिनिस्टर को अगर लग रहा है कि पब्लिक इज एन वेरी इंपॉर्टेंट और लोगों को टाइमली डिलीवरी सर्विसेज मिलना चाहिए, लोगों को सब काम एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है वो मिलने चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है जिसकी तरफ से ये काम हो रहे हैं वो अगर ब्यूरोक्रेसी वो डिले कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों को होता है, लोगों को सर्विसेज नहीं मिल रही है। सर जो सर्विसेज ऑलरेडी नोटिफाइड, आपने बताया कि 500+ ऑल सर्विसेज हैव बीन ऑलरेडी नोटिफाइड, बट इन प्रैक्टिस में जो अभी सर्विसेज नोटिफाई हुए हैं वो कौन से सर्विसेज है और जो अभी तक बाकी है नोटिफाइड होने में, यानी जो चीफ मिनिस्टर ने बताया कि बाय दिस ईयर दिस एक्ट विल बी 100% इम्प्लीमेंटेड, ये 100% में जो कुछ बातें अभी नहीं आ गई हैं वो कौन सी बातें हैं? एक तो सेक्शन 17 to 23 का इम्प्लीमेंटेशन, ओके, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपने जो बोला कि मैंने बताया कि जो सर्विसेज नोटिफाइड नहीं भी हुई हैं तो सेक्शन 19 जो है वो 21 डेज का टाइम लिमिट देता है। देखिए
ये एक्ट हमने क्यों पास किया, इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी से टाइमली सर्विसेज नहीं ले पाते थे। यस, दिस इज ए बेसिक आइडिया। यस यस, एब्सोल्युटली। यदि हम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ही छोड़ दें कि इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? करेक्ट, एब्सोल्युटली। हमको कहीं ना कहीं ऊपर से मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। अदर स्टेट जो सक्सेसफुल हैं उसका बेसिक रीजन ये है, मॉनिटरिंग ब्यूरोक्रेसी के हाथ में नहीं है। मॉनिटरिंग ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। जब तक वो मॉनिटरिंग सिस्टम अपना स्टार्ट नहीं करेंगे, एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं होगा। that is the perfect concluding statement made by अग्रवाल सर. ही जी टाइम बाउंड सर्व्हिसेस ऍक्ट जो आहे तो ऍक्ट का लागू करण्यात आला, तर लोकांना कालबद्ध टाइमली लोकांना सर्व्हिसेस मिळणं गरजेचं आहे आणि त्यामुळे हा कायदा लागू करण्यात आला. आता पब्लिक सर्व्हिसेस देण्याची जबाबदारी कुणाची आहे, तर पब्लिक सर्व्हिस देण्याची जबाबदारी ही नोकरशाह वर्गाची आहे, सरकारी नोकरांची आहे, सरकारी सेवकांची आहे. आता हा कायदा लागू करण्याची जबाबदारी जर आपण नोकर वर्गावरतीच सोपवली तर कसं होणार? कारण पब्लिक सर्व्हिसेस वेळेत न दिल्या कारणाने पेनल्टी आणि फाईनचं प्रोव्हिजन या ॲक्टमध्ये आहे. त्यामुळे आपल्यावरती पेनल्टी होणार, आपल्याला फाईन बसणार. तो कायदा नोकर वर्ग कसा काय मंजूर करणार असा प्रश्न आहे. आणि त्यामुळेच लेजिस्लेचर म्हणजे सरकारनं या कायद्याच्या इम्प्लिमेंटेशनसाठी वेगळ्या पद्धतीची जबाबदारी स्वीकारण्याची गरज आहे. कुठेतरी ब्युरोक्रेसी हा कायदा लागू होऊ नये पूर्णतः असा प्रयत्न करतायत आणि सरकार कुठेतरी त्यांच्या आमिषांना बळी पडतायत. परंतु 15 ते 16 लाख जनता महत्त्वाची आहे की काम चुकारपणा करणारे हे नोकर वर्ग महत्त्वाचे आहेत. याचा विचार सरकारला करावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी मागच्याही अर्थसंकल्पात आणि या वेळेच्याही अर्थसंकल्पात जनतेला ग्वाही दिलेली आहे की टाइम बाउंड पब्लिक सर्व्हिसेस जो कायदा आहे जो सरकारने 2013 मध्ये तयार केला त्याचं 100% इम्प्लिमेंटेशन ते करणार आहेत आणि त्याच्यातनं प्रशासन पारदर्शक तर बनणार आहेतच, परंतु लोकांना वेळेत कालबद्ध टाइमली लोकांना सर्व्हिसेस मिळणार आहेत आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थानं प्रशासनाचा लाभ हा लोकांना प्राप्त होऊ शकणार आहे. हा कायदा तयार करणारे प्रत्यक्ष एन डी अग्रवाल सर आमच्या सोबत आहेत आणि त्यांनी या कायद्याची पूर्ण माहिती आम्हाला दिली आहे की कशा पद्धतीनं हा कायदा तयार करण्यात आलेला आहे, कशा पद्धतीचं प्रोव्हिजन या कायद्यात तयार करण्यात आलेले आहेत, त्याचे रूल्सही तयार करण्यात आलेले आहेत. अर्थात ज्या वेळेला तो कायदा तयार केला आणि आताची परिस्थिती यामुळे काही महत्त्वाचे अमेंडमेंट्स या कायद्यात करण्याची गरज आहे, त्याचाही विचार सरकारनं करण्याची गरज आहे. परंतु जवळजवळ 1400 तक्रारी 2019 पासून पब्लिक ग्रीव्हन्स डिपार्टमेंटकडे की त्यांना योग्य पद्धतीच्या सेवा मिळत नाहीत आणि 500 अशा तक्रारी ज्यातून त्यांना कालबद्ध पद्धतीनं या कायद्याप्रमाणे सेवा मिळाले नाहीत अशा तक्रारी, म्हणजे जवळजवळ या तक्रारींचा आकडा 2000 आहे. याचाच अर्थ कुठेतरी प्रशासनात नोकर वर्गाकडून काम चुकारपणा होतो आहे आणि हे स्पष्ट आहे. कुठलीही गोष्ट म्हणजे आपल्या सर्वसामान्य जनतेचा एक वीक पॉईंट असा झालेला आहे की आम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी आमच्या आमदारांना आमच्या मंत्र्यांना दोष देत असतो आणि त्याच्यात महत्त्वाचा जो घटक आहे नोकर वर्ग, त्या नोकर वर्गाकडे कुठेतरी दुर्लक्ष होतं. खरं म्हणजे आमची कामं प्रशासकीय पातळीवरती आमची कामं करण्याची जबाबदारी ही नोकर वर्गाची आहे आणि जेव्हा नोकर वर्ग हा आपल्या जबाबदारीत आपल्या कर्तव्यात कुठेतरी अपयशी ठरतो, त्या नोकर वर्गाचे कान पकडणे हे सरकारचं काम आहे आणि ते सरकारचं कर्तव्य आहे आणि ते सरकारला करावाच लागणार आहे. या टाइम बाउंड पब्लिक सर्व्हिसेस कायद्याप्रमाणे लोकजागृती करण्याचंही प्रोव्हिजन आहे. म्हणजे लोकांना आपल्याला सरकारकडून कुठल्या सेवा मिळवण्याचा अधिकार आहे ही माहिती लोकांना असणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत आम्हाला आमच्याच अधिकारांची माहिती कळणार नाही तोपर्यंत आम्ही त्या अधिकाराचा वापर करणार नाही. आम्हाला कुठल्या डिपार्टमेंटमध्ये गेल्यानंतर कुठल्या सर्व्हिसेससाठी किती दिवसात ती सर्व्हिस मिळायला पाहिजे, ती जर सर्व्हिस आपल्याला मिळाली नाही तर त्याच्यासाठी कोण जबाबदार आहेत, त्याच्या विरोधात आपण कशी तक्रार करावी किंवा त्याच्या विरोधात आपण कसा न्याय मागावा याचंही प्रोव्हिजन या कायद्यात आहे आणि त्या संबंधीची जागृती करण्याचं प्रोव्हिजनही या कायद्यात आहे.
आमची विनंती आहे या मुलाखतीच्या किंवा या चर्चेच्या निमित्तानं सरकारकडे की त्यांनी मोठ्या प्रमाणात या टाइम बाउंड पब्लिक सर्व्हिसेस कायद्यासंबंधीची जागृती ही पंचायत आणि पालिका पातळीवरती करण्याची गरज आहे. ऑनलाईन पद्धतीनं या सगळ्या कायद्याची जागृती करून लोकांना जागृत करायला पाहिजे की अमुक सर्व्हिस अमुक सेवा मिळणं हा तुमचा अधिकार आहे नागरिक म्हणून आणि तो तुम्हाला मिळालाच पाहिजे. जर तुम्हाला तो मिळाला नाही तर त्याच्यासाठीची जी पुढची यंत्रणा आहे तेही स्पष्ट करायला पाहिजे. ND अग्रवाल सरांनं खूप सोप्या पद्धतीनं हा सगळा कायदा टाइम बाउंड सर्व्हिसेस कायदा आणि नागरिकांचा अधिकार या संबंधीची माहिती आम्हाला दिली. त्याचबरोबर ते स्वतः ब्युरोक्रॅट असूनही ब्युरोक्रेसीचा कसा अडथळा या कायद्याच्या इम्प्लिमेंटेशनमध्ये झालाय याचीही माहिती त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे. मला वाटतं की जोपर्यंत गोयकार नागरिक आपल्या अधिकाराबाबत जागृत होणार नाहीत तोपर्यंत सरकार आणि प्रशासनही जागृत होणार नाही. आणि नागरिक म्हणून जर आम्ही आमची जबाबदारी जर चोखपणे पार पाडू तर सरकारही आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडेल आणि नोकरशाही आपली जबाबदारी चोखपणे पार पडेल. या मुलाखतीतून या संबंधीचा स्पष्ट संदेश हा लोकांपर्यंत पोहोचला असेलच अशी अपेक्षा आम्ही ठेवतो. आणि आजच्या या मुलाखतीत सरांनी खूप उपयुक्त आणि सोप्या पद्धतीनं चांगली माहिती आम्हाला दिली त्याबद्दल मी सरांचाही आभार मानतो. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर.